जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं पवन पुरवैया। अभी मेरे साथ रवि रंजन उर्फ छोटे दांगी जी हैं, जो गुरुआ विधानसभा से है और जन सुराज के लिए डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अभी हम रवि रंजन जी से बात करेंगे कि क्या अभी गुरुआ विधानसभा का, तो आप लोग को बताते हैं कि गुरुआ विधानसभा का 102 दिन में सीटों का बंटवारा होने वाला है और अभी 1 से 2 फेज का लिस्ट आ चुका है प्रशांत किशोर जी के द्वारा। तो अभी हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और मैं सारे गुरुआ विधानसभा की सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। आज चुनावी साल है और इसमें हम भरसक प्रयास करेंगे कि गुरुआ विधानसभा से एक अच्छा नेता को चुने आप, जो आपका प्रतिनिधित्व करे। एक बात बताइए सर, गुरुआ विधानसभा में आप लगातार 1 साल से ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं जनसुराज पार्टी के लिए, और जनसुराज पार्टी का एक बड़ा नारा भी चलता है कि सामूहिक प्रयास सामूहिक सोच, इस तरीके से चलता है। प्रशांत किशोर जी का ये नारा है। तो आप बता सकते हैं क्या कि प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से आप पे भरोसा कर रहे हैं और आप भी जा रहे हैं गुरुआ विधानसभा में डोर टू डोर जाकर जनसुराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है सर? मैं पिछले 14-15 महीनों से गुरुआ विधानसभा में छोटी मोटी करीब 200-250 सभाएं करवाई हैं, बड़ी भी सभाएं करवाई हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। आज तक मुझे यही समझ में आया कि लोग जो है, पिछली जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो आरजेडी की हो या बीजेपी की हो, जो भी गुरुआ विधानसभा से चुने गए, अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और वे बदलाव की नज़र से जनसुराज को देख रहे हैं। एक ये सवाल आपसे रहेगा, अभी गुरुआ विधानसभा का जनसुराज से अभी सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो 1 से 2 दिन में हो भी जाएगा। प्रशांत किशोर जी बोले भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो आपकी क्या राय है उसमें? क्या आप पे भरोसा जताया जाए? एकदम बिल्कुल। देखिए, अभी तो 1-2 दिन में गुरुआ का भी नाम आ जाएगा कि किसको कैंडिडेट चुनते हैं, लेकिन अभी तक 2 लिस्टों में जितने भी नाम आए हैं, प्रशांत जी ने जो बोला था, 1 साल से बोलते आए हैं कि जो हमारा कैंडिडेट मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चला है, जो ज़मीनी स्तर पे काम किया है, उसी को हम विधानसभा नेतृत्व करने का मौका देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। करीब करीब 90% ऐसा उदाहरण है जो पुराने साथियों को उन्होंने चुना है। और मुझे भी प्रशांत जी और शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है कि आने वाले 1-2 दिन में गुरुआ से जो वहाँ से जिसको वो चुनेंगे और जो धरातल पे काम किया है, जैसे हमने भी पिछले 15 महीनों से जमकर काम किया है, लोगों तक जनसुराज की बातों को पहुंचाने का काम किया है, और प्रशांत जी को ये चीज़ इल्म है और आने वाला 1-2 दिन में ज़रूर से ज़रूर हमें आगे गुरुआ विधानसभा के लिए ज़रूर चुनेंगे। सीटों का बंटवारा की बात करते हैं, तो सीटों का बंटवारा में आज ही बीजेपी के द्वारा सीटों का उम्मीदवार चयन कर दिया गया वहाँ और दे भी दिया गया है। तो आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, अभी जो बीजेपी में ने जो 2 बजे लिस्ट जारी किया, उसमें हमने भी देखा, थोड़ा सा मौका मिला टीवी देखने का। ऐसे तो व्यस्त इतना रहता है कि नहीं मौका मिलता है, लेकिन लोग फ़ोन करके बताने लगे कि उपेंद्र दांगी के नाम से उपेंद्र दांगी लिखे हैं, जबकि हमेशा आज तक एमएलसी में लड़े या एमपी में लड़े, उन्होंने हमेशा उपेंद्र प्रसाद लिखा है। अच्छा, दांगी छुपा दिए थे क्या आज? हाँ, पहले दांगी छिपाए। हाँ। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि दांगी उन्होंने छिपाए, लेकिन इस बार दांगी लिखे हैं, जबकि हमेशा उपेंद्र प्रसाद लिखे थे। और उपेंद्र प्रसाद जी को जो है दांगी बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित किया है। मुझे एक बात से ज़रूर थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ इस पर कि क्या गुरुआ में बीजेपी को नेता नहीं था जो इस मिट्टी में खेला हो, कूदा हो, लोगों को पहचानता हो, यहाँ की मिट्टी की खुशबू जो है उसके रग रग में हो, लेकिन बीजेपी को ये चीज़ नहीं नज़र आया और बाहर से कैंडिडेट लाए हैं। इसका मुझे जब तक अभी तक जितना फीडबैक आ रहा है, तो 2 बजे से लेकर अभी तक जितना फीडबैक आया है, उसमें मैंने लोगों का विरोध देखा है। ये देखिए, उपेंद्र बाबू से पर्सनली किसी को कुछ नहीं है कि वो अच्छे हैं खराब है, वो दूसरा मैटर है, लेकिन क्या गुरुआ में गुरुआ का बेटा नहीं था, गुरुआ की बहू नहीं थी, कोई क्या गुरुआ की कोई बेटी नहीं है जो यहाँ से गुरुआ का नेतृत्व कर सके? लेकिन गुरुआ में ये भी कहा जाता है कि गुरुआ का नेतृत्व गुरुआ का बेटा ही कर सकता है। एकदम गुरुआ का बेटा ही नहीं, गुरुआ की बेटी हो या बहू हो, वो नेतृत्व करे। और गुरुआ की जनता यही चाहती है कि जब तक गुरुआ से या गुरुआ की धरती से इस मिट्टी में खेला हुआ लोगों को जो पहचानता हो, यहाँ के लोगों को पहचानता हो, उसको नेतृत्व करने का मौका मिले। ये बीजेपी ने कह सकते हैं कि एकदम धोखा दिया है गुरुआ के जनता को, उन्होंने सरेआम धोखा दिया है। बाहरी कैंडिडेट गुरुआ की जनता नहीं चाहती है।
मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा, जो अभी तक मेरे पास फीडबैक आ रहा है इस पे सवाल उठता है। देखिए, एक बात और चर्चा का विषय बना रहता है कि छोटू दांगी जी, छोटू दांगी जी पे कैसे विश्वास करे गुरुआ की जनता? आपने गुरुआ की जनता के लिए क्या किया है? देखिए, ये गुरुआ भी एक सवाल उठता है। मैं पिछले 2 दशकों से मैं जनता के बीच रह रहा हूँ। पहले पंचायत लेवल का मैंने राजनीति की, फिर प्रखंड लेवल का राजनीति किया। जैसे-जैसे समय बीतता गया और जैसे-जैसे लोगों से मुझे प्यार मिलता गया, अब आज ये 2 दशकों के बीच ये स्थिति आ गई है कि मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। कहीं न कहीं लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार मिल रहा, तब मुझ में हिम्मत आई, तब जाके मैं गुरुआ विधानसभा से जनसुराज पार्टी में आया और इनका दामन थामा और गुरुआ को जैसे प्रशांत जी ने मुहिम छेड़ रखा बिहार बदलाव का, उसी प्रकार हमने गुरुआ में घर-घर जाके लोगों से मिला, उनकी दिक्कतों को पहचाना, उनकी प्रॉब्लम्स को पहचाना। पढ़ाई-लिखाई में जो दिक्कत आ रही है, लोगों को आने-जाने में दिक्कत आ रही है, नली-गली, पटवन की व्यवस्था जो नहीं है, जाम से लोग त्रस्त हैं, उसके बारे में लोगों को जाना, उनके बारे में लोगों को बताया। और आज इतना मुझे जनता से प्यार मिल रहा है और जनता मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं कि छोटे दांगी रवि रंजन यहाँ आएगा तो शायद कुछ होगा। लोगों के रहन-सहन में बदलाव आएगा, बच्चों की शिक्षा में बदलाव आएगा, सड़कों में बदलाव आएगा, बिजली जो इतना अव्यवस्थित रहती है उसमें बदलाव होगा, और बाज़ार जो है हमेशा अस्त-व्यस्त जाम से त्रस्त है। गुरुआ का मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या क्या है गुरुआ का? मूलभूत समस्या जहाँ तक हमें लगता है अभी तक सबसे बड़ा समस्या जो यहाँ है, हमें पटवन का है। क्योंकि यहाँ का जनता जो जितनी आबादी है उसका 80% जनता जो है यहाँ कृषि पर आधारित है। और आप मेरे साथ चलिए, आप गुरुआ का दक्षिणी छोर दो है, आप आ जाता है काज पंचायत आ जाता है और नदौरा पंचायत है, वहाँ से मैं शुरू करूँगा और जाके आप दुब्बा पंचायत में पैन जो है पक्कीकरण है। और मैं पिछले 1 साल से गली-गली और हर पंचायत में, हर गाँव में घुमा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी अभी तक पैन का पक्कीकरण नज़र नहीं आया है। और जहाँ तक हमें लगता है कि दशकों नहीं, अब कह सकते हैं 100 साल पुरानी आहर और पैन से ही पटवन होता था। लेकिन आज जो है पैन भरा गया है, उसको उड़ाही की ज़रूरत है, पक्कीकरण की ज़रूरत है। मेरा जो पहला काम रहेगा पैन का उड़ाही करवाना और आहर को ठीक से करवाना और पटवन का व्यवस्था करवाना। और दूसरा जो काम है यहाँ जाम का व्यवस्था करवाना। जाम जो इतना ज़्यादा है, गुरुआ हो, बरोरा हो, परैया हो, मथुरापुर हो, गुरारू हो, आप घंटों जाम में फंसे रह जाइएगा। कहीं न कहीं जो यहाँ का पूर्व में जितना नेता रहे हैं, कभी भी इन चीज़ों पर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया है, इसीलिए दशकों से हम इससे जूझ रहे हैं। आज तो मोटरसाइकिल और कार का भरमार हो गया है, घंटों जाम में फंसे रह जाते हैं लोग और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। ये दूसरा काम है। और तीसरा काम जो है, सरकार जो घर-घर में स्कूल खोल दी है, आप कह सकते हैं कि जिस गांव में जाइए उस गांव में प्राइमरी स्कूल है। ये हमारी पार्टी का ये है मुहिम है कि शिक्षा को जो है केंद्रीकृत कर दिया जाएगा। डिसेंट्रलाइज शिक्षा नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए शिक्षा, ताकि बच्चे जो हैं वो जाएं और स्कूल में जाएं तो पढ़ाई करें। और जो गाँव-गाँव में स्कूल खोल गया, इससे दिक्कत क्या है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 10 बार उनकी मम्मी जाती है स्कूल से बुलाने और 10 बार मम्मी और पापा का याद आता है बच्चों को, और निकल के बाहर खेलते रहते हैं। और शिक्षक जो है लोकल गार्जियन से डरते हैं। जब वही 3-4 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर बच्चे जाएंगे, 10 बजे जाएंगे और 4 बजे निकलेंगे। इस कुव्यवस्था को, खिचड़ी विद्यालय को सुधार करना पड़ेगा, ताकि आने वाला समय में जब बच्चे पढ़ के 15 साल और 20 साल बाद निकले तो सरकार पे बोझ न रहे, अपने माता पिता और गार्जियन पे बोझ न रहे। तो आजकल का सरकारी विद्यालय का देख रहे हैं कि शिक्षक तो पढ़ाने के लिए जाते ही हैं, लेकिन झपकी मारते हैं, चेयर पर बैठते हैं, झपकी मारते हैं। उसकी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। क्योंकि जब एक बात बताते हैं सर, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जी, तो खास करके गुरुआ विधानसभा का ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने किया। और एक रौना कनौसी करके जगह है, जरूर हाँ है, रौना कनौसी है। रौना कनौसी में हमने गया तो रौना कनौसी के लोगों से मैंने फीडबैक लिया और लोगों का बहुत समस्या था। एक रौना कनौसी एक सड़क है, उसमें देख रहे थे कि भाई ऐसा मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क में गड्ढा या गड्ढा पर सड़क है, इस तरीके से मतलब देखने को मिला।
उसको क्या उस समस्या का समाधान कर सकते हैं? सड़कों का समस्या बहुत जर्जर स्थिति में लोग जीते हैं भाई। भैया आप ये बताइए, आप सड़कों की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बार किसी पत्रकार को मैंने देखा है कि सड़क पे सवाल उठाया है, जबकि नीतीश जी के बारे में विकास पुरुष कहा जाता है कि नीतीश जी ने सड़क को चमका दिया है, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाया, अंतिम घर तक सड़क को पहुंचाया है। यही कहा जाता है ना। मैं दावे के साथ कहता हूं, नीतीश बाबू ने या नरेंद्र मोदी ने सड़क में सुधार किया है, नो डाउट। लेकिन कौन सा सड़क को सुधार किया है? हाईवे वगैरह उन्होंने बनाया है, चिकना कर दिया है एकदम, कह सकते हैं। इस पे जो है लोगों को ध्यान देना होगा। मैं पिछले 1-1.5 साल से जब विधानसभा में घूमता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जिस गांव में जाता हूं उस गांव में सड़क की कुव्यवस्था है। सही आप बोले कि ये समझ में ही नहीं आता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। और मैं इस बात को तो आपने उठाया इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कहीं भी ग्रामीण सड़क का स्थिति ठीक नहीं है और नली गली का भी स्थिति ठीक नहीं है। और ये मेरा चौथा काम होगा जो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर शीर्ष नेतृत्व हम पे भरोसा करती है और यहाँ की जनता हम पे भरोसा करती है तो मैं सारे जनता को कैमरे में देख के बोलता हूँ कि मैं आने वाला समय में गुरुआ का दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करूँगा। बस जनता से एक बार मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम पे भरोसा करें और आने वाला समय में जन स्वराज को चुने। एक सवाल आपसे रहेगा, बिहार में बहुत बड़ी पार्टियां हैं, राजद हो, जदयू हो या भाजपा हो, एलजेपी-आर हो, बहुत पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां की बात करते हैं। प्रशांत किशोर में आपको क्या लगा? बड़ी पार्टियों को ज्वाइन नहीं किया, प्रशांत किशोर की पार्टी में चल गए, क्या मतलब उनका विजन आपको समझ में आया? देखिए भैया, बहुत लंबी बात हो जाएगी इस पे। अगर विजन की बात कीजिएगा तो आप बैठिए 2-4 घंटा बात करेंगे। लेकिन जो उनका मुहिम है बिहार बदलाव, आप वो ऐसा क्यों सोचे जो आज तक नेता नहीं सोचा? अब मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, आज तक किसी नेताओं ने एक सवाल कभी नहीं उठाया हमारे प्रवासी बिहारियों के लिए, जो जाके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चेन्नई, लुधियाना में जाके नौकरी करते हैं, महाराष्ट्र में जाके गाली सुनते हैं। पलायन का चर्चा किसी ने नहीं किया। पलायन का चर्चा किसी ने नहीं किया। ये सवाल किसने उठाया? प्रशांत किशोर ने। बहुत दुखदाई बात है यार कि 50 लाख से ज़्यादा युवक जो हमारे बिहार को मजबूती दे सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, यहाँ कृषि में अपना योगदान दे सकते हैं, यहाँ बिजनेस में अपना योगदान दे सकते हैं, छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं, वो यहाँ का नेतृत्व इतना खराब मिला है कि यहाँ 50 लाख से ज़्यादा युवक बाहर में नौकरी करते हैं। कितना का? 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं। इस पे प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है और इस सवाल पे जितने भी पिछली सरकार को उनको शर्म आनी चाहिए कि 78 सालों में किसी सरकार ने ये आवाज़ नहीं उठाया। और दूसरा जो है, किसी ने भी शिक्षा की बात नहीं की। हमेशा नेताओं ने कोई 5 किलो अनाज की बात की, तो किसी ने फ्री सिलेंडर की बात की, तो किसी ने रेलवे लाइन की दोहरीकरण की बात की, तो किसी ने नई मजदूर ट्रेन, श्रमजीवी ट्रेन, किसी ने गरीब रथ की बात की। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता है जिन्होंने बात की, नई ट्रेन की बात नहीं की, दोहरीकरण रेलवे लाइन की बात नहीं की। उन्होंने बात किया कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दो। उन्होंने बात की कि यहाँ बच्चे जो है नेतरहाट, सिमुरतल्ला और नवोदय जैसे स्कूल का व्यवस्था बने यहाँ, ताकि बच्चे वहाँ से जब निकल के आए, पढ़ के निकले, तो अपनी व्यवस्था पर बोझ ना हो, अपने माता पिता पर बोझ ना हो। उन्होंने कृषि की बात की, मनरेगा की बात की, मनरेगा में जो लूट मचा हुआ है, उन्होंने इसकी बात की कि मनरेगा के मजदूरों को कृषि से जोड़ दिया जाएगा ताकि मनरेगा का लूट बंद होगा और किसानों को फ्री में मजदूर मिलेगा। नकदी फसल में अगर फ्री में मजदूर मिलेगा तो उनका फसल का जो है लागत कम हो जाएगा, जब बाज़ार में बेचेंगे तो उनका जो है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ जाएगा। उन्होंने बात की महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की। सिर्फ महिला को जीविका से जोड़ने से हो जाएगा, 10,000 रुपया देने से उनके व्यवस्था आप सुधार दीजिएगा। उन्होंने बात की हम एक मुश्त 5 लाख रुपया तक महिलाओं के लिए देंगे और उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी देंगे, और कहाँ से कच्चा माल आएगा और कहाँ पर अपने माल को बनाकर बेचेंगे इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हम लोग बुड़बक बनाने का काम नहीं करेंगे, हम लोग सही में धरातल पर जो काम होना चाहिए वो काम करेंगे। बुजुर्गों के लिए, विकलांग के लिए और विधवा महिलाओं के लिए 2000 पेंशन की बात करते हैं। गुरुआ विधानसभा की जनता को क्या बोलेंगे आप? देखिए, आपकी क्या अपील रहेगी? मेरा एक ही अपील रहेगा कि कम से कम
जो गुरुआ में आपके पास जो इस मिट्टी में जन्म लिया है, जो इस मिट्टी में खेला है, इस मिट्टी की खुशबू को पहचानता है, आपको पहचानता है, आपके लोगों की बीच गया है, आपको पहचानता है, आप मुझे पहचानते हो, ऐसे लोगों को चुनिए, ना कि बाहरी लोगों पर भरोसा कीजिए। जब तक आपके इस मिट्टी का बेटा नहीं होगा तब तक आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा वो सोचेगा। सबसे पहले मैं गुरुआ के जितने भी लोग हैं, सम्मानित जनता, उनसे मैं कहूँगा कि यहाँ के लोगों का अच्छा नेतृत्व करने वाला को चुनिए और तभी आपका भला होगा। घर का बेटा हो, जो घर का बेटा हो, आप सही बोले, घर का बेटा होना चाहिए, ना कि आप बाहरी लोगों को चुन लीजिएगा और जब हमको काम आएगा तो हम बाहर जाएंगे काम करवाने के लिए। घर का बेटा ही दुख दर्द समझ सकता है। जी हाँ, घर का बेटा ही दुख दर्द समझ सकता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बिहार वासियों के लिए, बिहारियों के लिए सबसे महान पर्व एक छठ पूजा होता है। छठ पूजा आने वाला है और लोग बहुत सारे बिहारी है कि पलायन कर रहे हैं किसी और जगह, किसी और स्टेट में पलायन कर रहे हैं। आपकी क्या अपील होगी? क्या बिहारी जब आएंगे, भाई जो बोल रहे हैं कि हम ट्रेन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, जो पलायन कर गए हैं युवाओं, उसके लिए अभी हमने बोला, प्रशांत जी ने बोला है कि जैसी हमारी व्यवस्था बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, एक मंत्रालय जो किसी ने नहीं सोचा था, एक मंत्रालय का गठन करेंगे जिसमें जितने भी पलायन कर गए युवाओं, वो मंत्रालय का गठन होगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा और चुन चुन कर जितने भी पलायन कर गए युवाओं को यहीं लाया जाएगा। ये अंतिम छठ होगा जब यहाँ के युवा जो बाहर गए हैं इस बार जब आएंगे तो यही 10-12 हज़ार की उनकी नौकरी मिल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको 50,000 1 लाख का नौकरी लगेगा सॉरी, लेकिन 10-12 हज़ार 15 हज़ार की उनकी काबिलियत देखते हुए यही नौकरी दिया जाएगा, ताकि आप यही कमाएं, यही खर्चा करेंगे, यही का अनाज खाइए, यही का सब्जी खाइए, यही का डॉक्टर से दवा दारू करवाइए, तब जाके बिहार का उन्नति होगा। जब यहाँ पूंजी बढ़ेगा तब तो बिहार का उन्नति होगा। आप 10-12 हज़ार हरियाणा और दिल्ली पंजाब में कमाइएगा और 8 हज़ार तो वहीं खर्च करके आ जाए, रेंट दीजिएगा, वहाँ सब्जी खरीदिएगा, वहाँ से वहाँ का आप चावल खरीदिएगा, वहाँ के डॉक्टर से इलाज करवाइएगा, सब तो वहीं दे के आइएगा, तो भला क्या होगा बिहार का? सारा पूंजी तो आप कमाते हैं वहीं छोड़ देते हैं। हमारा श्रम का भी दुरुपयोग होता है, हमारा जो कमाया हुआ पूंजी होता है वो भी दुरुपयोग होता है। लेकिन इस बार अंतिम छठ होगा हमारे बिहारियों के लिए कि यहीं आएंगे और यहीं 10-12 हज़ार की नौकरी देगा और तब हम गर्व से कहेंगे हम बिहारी हैं। आप लोग का नारा भी है जय बिहार जय बिहारी। जी हाँ, हम लोग का बिहार है जय बिहार का। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। और छोटू दांगी जी है और बीजेपी से भी एक दांगी समाज के आए हैं, तो दांगी में टक्कर होगा कि? अच्छा एक बात बताइए, आपको किससे टक्कर है? मेरा एक तरफ से राजद से बोले तो विनय यादव जी है, एक दांगी जी आए हुए बीजेपी से, अब आप भी छोटू दांगी जी हैं, तो भाई दांगी में टक्कर होगा या राजद में टक्कर होगा? किससे टक्कर होगा? काहे मजाक कर, ना तो मेरा आरजेडी से टक्कर है, अच्छा, ना उपेंद्र बाबू से टक्कर है, मेरा यहाँ की कुव्यवस्था से टक्कर है। जो यहाँ इतने दिनों से कुव्यवस्था चल रही है उससे मैं टकराना चाहता हूँ। मैं किसी व्यक्तिगत के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा कि विनय यादव ने क्या किया या उपेंद्र बाबू क्या करेंगे, मुझसे इससे कोई मतलब। यहाँ जो कुव्यवस्था है जिसे हमने पिछले अभी बात किया, उस कुव्यवस्था से लड़ेंगे, बच्चों को शिक्षा के लिए लड़ेंगे, युवा जो पलायन कर गए उनके लिए लड़ेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। चलिए धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।